कल बताया था दो सदिश उप समष्टियों का सरल योग और रैखिक योग, है ना। दो सदिश उप समष्टियों का सरल योग और रैखिक योग। तो इसको इसका कुछ थ्योरम बताया था, कुछ बताने के बाद आवश्यक प्रतिबंध और बताया था ना, पर्याप्त प्रतिबंध। देखो इसका तो थ्योरम क्या थी। वेक्टर स्पेस VF, वेक्टर स्पेस VF ये दो उप समष्टि W1 W2 का एक डायरेक्ट सम है। वेक्टर स्पेस VF दो सब स्पेस W1 व W2 का डायरेक्ट सम होता है यदि और केवल यदि नंबर फर्स्ट D इज इक्वल टू W1 और W2 का लीनियर सम है, और नंबर सेकंड W1 इंटरसेक्शन W2 इज इक्वल टू क्या होगा, सिंगलटन सेट 0। एक वेक्टर स्पेस VF W1 और W2 का क्या होगा, डायरेक्ट सम होगा। डायरेक्ट सम का मतलब क्या होगा, V इज इक्वल टू ये लिखेंगे अंडर द सर्किल प्लस अंडर द सर्किल, ये V W1 और W2 का डायरेक्ट सम है, तो इसको ऐसे लिखते हैं। ये आपको ये होगा तभी कब, जब V W1 और W2 का लीनियर सम हो और W1 इंटरसेक्शन W2 में मात्र 0 एलिमेंट है ना। ये हमें प्रूव करना है। प्रूव करने के लिए देखो ये हुआ, तो देखो नेसेसरी कंडीशन तो माना V इज इक्वल टू W1 और W2 प्लस अंडर द सर्किल, अर्थात V W1 और W2 का डायरेक्ट सम है। V क्या है, W1 और W2 का डायरेक्ट सम है। देन वी हैव टू प्रूव दैट, हमें सिद्ध करना है। क्या प्रूव करना है, नंबर फर्स्ट V क्या होगा, W1 और W2 का डायरेक्ट लीनियर सम, रैखिक सम है। और दूसरा क्या है, W1 इंटरसेक्शन W2 इज इक्वल टू सिंगलटन सेट 0। ये प्रूव करना है, ठीक है ना। ये प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि भी W1 व W2 का W1 और W2 का क्या है, सरल योग है, अर्थात V इज इक्वल टू W1 प्लस W2। तब निश्चित रूप से तब V का ईच एलिमेंट W1 के एक एलिमेंट व W2 के एक एलिमेंट के योग के रूप में लिखा जा सकेगा। रूप में अद्वितीय प्रकार से, योग के रूप में अद्वितीय प्रकार से लिखा जा सकेगा। अद्वितीय प्रकार से लिखा जा सकेगा, ठीक है। अद्वितीय प्रकार से लिखा जा सकेगा, इसलिए
भी W1 और W2 का रेखीय योग हर हाल में होगा, रेखीय योग अनिवार्यतः होगा, अनिवार्यतः होगा, अर्थात V इज इक्वल टू W1 और W2 का लीनियर सम रेखीय योग। गोला नहीं लगा दें तो रेखीय योग है, गोला लगा दें तो सरल योग है, ठीक है। अब दूसरा ये सिद्ध करना है कि दोनों के इंटरसेक्शन में मात्र 0 एलिमेंट है। नाउ वी हैव टू शो दैट, नाउ वी हैव टू शो दैट, क्या शो करना है, W1 इंटरसेक्शन W2 इज इक्वल टू सिंगलटन सेट 0, सिंगलटन सेट 0। इसे हम कंट्राडिक्शन मेथड से प्रूफ करेंगे, इसे हम कंट्राडिक्शन मेथड से प्रूफ करेंगे। इसका मतलब ये प्रूफ करना है कि इंटरसेक्शन 0 के इक्वल है, तो मान कर चलें कि 0 के इक्वल नहीं है। जब 0 के इक्वल नहीं है तो गलत परिणाम में पहुंच जाएगी, गलत परिणाम ये शो करेगा कि हमारा मानना गलत है, यही ना। माना W1 इंटरसेक्शन W2 इज नॉट इक्वल टू सिंगलटन सेट 0, नॉट इक्वल टू सिंगलटन सेट 0, ठीक है। देयर एग्जिस्ट एक अल्फा एलिमेंट ऐसा होगा जो दोनों के इंटरसेक्शन में कंटेन होगा और वो 0 के इक्वल नहीं होगा। यदि इंटरसेक्शन में 0 एलिमेंट होते हैं इसका मतलब इसका हर एक एलिमेंट 0 के बराबर है, ठीक है। अब जब मान कर चले कि इंटरसेक्शन 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब इंटरसेक्शन में 0 के अलावा भी एलिमेंट है, तो मान लेते हैं कि अल्फा एलिमेंट है, और जो अल्फा क्या है 0 के बराबर नहीं है, ठीक है। देयर अल्फा इज नॉट इक्वल टू 0, जहां अल्फा 0 के बराबर नहीं है, ठीक है। तो अल्फा बिलोंगिंग W1 एंड अल्फा बिलोंगिंग W2, अल्फा कहाँ होगा, W1 में भी होगा और W2 में भी होगा जब इंटरसेक्शन में है तो, ठीक है। एक जब W1 में अल्फा है तो अल्फा भी में तो अवश्य होगा कि नहीं होगा, ठीक है। यदि मान लो अल्फा MP में कंटेन है, अल्फा यूपी में भी कंटेन है, तो अल्फा इंडिया में हर हाल में कंटेन होगा, ठीक है। तो अल्फा बिलोंगिंग V, अल्फा बिलोंगिंग V, तो अल्फा V का एक एलिमेंट अल्फा लेते हैं, इसको लिख सकते हैं हम 0 प्लस अल्फा, 0 प्लस अल्फा, ठीक है। तो यहाँ पे 0 प्लस अल्फा ये किसका एलिमेंट हो जाएगा, अल्फा को लिख सकते हैं, और इसी को लिख सकते हैं 0 प्लस अल्फा, ठीक है। और ये किसका एलिमेंट हो जाएगा, बिलोंगिंग W1 प्लस W2, ठीक है। जहाँ 0 बार लगा देते, 0 इसको उल्टा लिख देते हैं, अल्फा प्लस 0 बार, यहाँ पे 0 बार बिलोंगिंग W1 और अल्फा बिलोंगिंग W2, अब बिलोंगिंग W1 प्लस W2, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, जहाँ अल्फा बिलोंगिंग W1 और 0 बार बिलोंगिंग W2, तो अल्फा बिलोंगिंग भी है, और अल्फा क्या है, W1 के एक एलिमेंट W2 के एक एलिमेंट के योग के रूप में लिखा जा सकता है, और अल्फा भी W1 के एक एलिमेंट W2 के एक एलिमेंट के रूप में योग के रूप में लिखा जा सकता है। लेकिन ये अल्फा भी का एक एलिमेंट है, इस अल्फा का रिप्रेजेंटेशन अद्वितीय नहीं है, इस अल्फा को हम दो प्रकार से लिख सकते हैं, W1 के एक एलिमेंट W2 के एक एलिमेंट के योग के रूप में अल्फा को हम दो प्रकार से लिख सकते हैं। इसका मतलब अल्फा का निरूपण अद्वितीय नहीं है, जब अल्फा का निरूपण अद्वितीय नहीं है इसका मतलब भी W1 और W2 का डायरेक्ट सम नहीं है। भी W1 और W2 का डायरेक्ट सम तभी होता है जब भी का कोई भी एलिमेंट लेते तो उसको W1 के एक एलिमेंट और W2 के एक एलिमेंट के योग के रूप में केवल एक ही प्रकार से यदि लिखा जा सकता तब कहलाता कि भी W1 और W2 का सरल योग है,
ठीक है। लेकिन हम भी का एक एलिमेंट अल्फा लेते हैं तो इस अल्फा को W1 के एक एलिमेंट और W2 के एक एलिमेंट के योग के रूप में हम दो प्रकार से लिख सकते हैं, अर्थात अल्फा का निरूपण अद्वितीय नहीं है। और जब अल्फा का निरूपण अद्वितीय नहीं है तो इस बात का विरोध आ रहा है कि अल्फा V W1 और W2 का डायरेक्ट सम है, ठीक है। क्योंकि हम भी को मान कर चले हैं कि W1 W2 का सरल योग है, डायरेक्ट सम है। जब डायरेक्ट सम है तभी का हर एक अवयव W1 के एक अवयव W2 के एक अवयव के योग के रूप में केवल एक प्रकार से लिखा जा सकेगा। लेकिन यहाँ अल्फा दो प्रकार से लिखा जा रहा है, ठीक है। तो अल्फा का निरूपण अद्वितीय नहीं है यहाँ, इसलिए अल्फा का जब निरूपण अद्वितीय नहीं है तो ये भी W1 W2 का डायरेक्ट सम नहीं होगा, डायरेक्ट सम नहीं होगा। जबकि हम मान कर क्या चले हैं, V को W1 और W2 का डायरेक्ट सम मान कर चले हैं, सरल योग मान कर चले हैं। अब हमारा सिद्ध करना गोल है कि इंटरसेक्शन में जीरो एलिमेंट है, इंटरसेक्शन में जीरो एलिमेंट है। तो इंटरसेक्शन में जीरो एलिमेंट सिद्ध करने के लिए हम मान कर चले कि इंटरसेक्शन में जीरो एलिमेंट के अलावा भी एलिमेंट हैं, विरोधाभास भी सिद्ध करते हैं। तो मान लेते हैं कि इंटरसेक्शन में जीरो के अलावा भी एलिमेंट है। तो मान लेते हैं कौन सा एलिमेंट है जीरो के अलावा, अल्फा है, ठीक है। इंटरसेक्शन में अल्फा एक ऐसा एलिमेंट है जो जीरो के बराबर नहीं है, अल्फा इज नॉट इक्वल टू जीरो। जब इंटरसेक्शन का एलिमेंट है अल्फा तो W1 में भी होगा और W2 में भी होगा। जब अल्फा W1 में होगा, अल्फा W2 में भी होगा तो अल्फा भी में अवश्य हो रहा होगा, क्योंकि उप समष्टि है ना। तो उप समष्टि में एलिमेंट कहाँ के आएंगे, ठीक है। इंडिया के ही आदमी एमपी में भी है, इंडिया के आदमी यूपी में भी है, क्यों, ठीक है। क्योंकि एमपी और यूपी दोनों वेक्टर सब स्पेस हैं। जब वेक्टर सब स्पेस हैं तो क्या होंगे, सबसेट होंगे। और जब सबसेट होंगे तो क्या होंगे, इंडिया के ही मेंबर उसमें होंगे, ठीक है। तो क्या है, अल्फा बिलोंगिंग W1, अल्फा बिलोंगिंग W2। तो जब अल्फा W1 में है तो अल्फा भी में भी होगा, अल्फा W2 में है तो अल्फा भी में भी होगा, ठीक है। तो भी का एक एलिमेंट अल्फा ऐसा है जो W1 के एक एलिमेंट और W2 के एक एलिमेंट के योग के रूप में दो प्रकार से लिखा जा सकता है। क्यों, क्योंकि अल्फा को लिख सकते हैं 0 बार प्लस अल्फा, अल्फा को लिख सकते हैं अल्फा प्लस 0 बार, ठीक है। इसका मतलब अल्फा को जब दो प्रकार से लिख सकते हैं तो भी क्या हुआ, W1 और W2 का सरल योग नहीं है, सरल योग नहीं है। जबकि हम मान कर चले हैं कि भी W1 और W2 का डायरेक्ट सम है, सरल योग मान कर न चले हैं। हम एक चीज को मान कर चले हैं तो सिद्ध ये करना चाहते थे, तो ये सिद्ध करना चाहते थे, लेकिन इसको सिद्ध करने के लिए हम उल्टा मान लिए कि ये नॉट इक्वल टू जीरो। जब नॉट इक्वल टू जीरो तो क्या होगा, जो हम पहले से मान कर चले हैं कि भी सरल W1 और W2 का डायरेक्ट सम है, तो उसका विरोध में रिजल्ट आ जाता है। यहाँ अल्फा का निरूपण अद्वितीय न होने की वजह से भी W1 व W2 का सरल योग नहीं होगा, जबकि हम यह मान कर चले हैं कि भी W1 व W2 का सरल योग है, ठीक है। परिणाम में यह त्रुटि हमारी परिकल्पना के कारण उत्पन्न हुई। अतः हमारी यह परिकल्पना गलत है कि W1 इंटरसेक्शन W2 नॉट इक्वल टू सिंगलटन सेट योग। अर्थात W1 इंटरसेक्शन W2 में एकमात्र एलिमेंट जीरो, ठीक है। क्योंकि एकमात्र जीरो एलिमेंट के बराबर नहीं है, ये मान कर चले तो गलत परिणाम में पहुंच जाते हैं। गलत परिणाम ये शो करता है कि हमारा मानना गलत था, ठीक है। यह
इस प्रकार यदि V W1 और W2 का डायरेक्ट सम है, तब हम सिद्ध कर दिए कि V क्या है, W1 और W2 का रेखीय योग है और W1 इंटरसेक्शन W2 में एकमात्र एलिमेंट 0। अतः प्रतिबंध आवश्यक है। अतः प्रतिबंध आवश्यक है। अब पर्याप्त प्रतिबंध देखते हैं। पर्याप्त नहीं देख रहे थे, आवश्यक ही बता दिए थे शब्दों की अधूरी आधी अधूरी क्या बताएंगे वीडियो में। कल इसे आवश्यक प्रतिबंध बताए थे और आप दोनों बता दें, क्योंकि कल आप समझ ही नहीं रहे थे, दिमाग में जा ही नहीं रहा, सर दर्द हो रहा था। हाँ, अब लिखो सफिशिएंट कंडीशन। सफिशिएंट कंडीशन में क्या लेकर चलेंगे? सफिशिएंट कंडीशन ये लेकर चलेंगे, दो कंडीशन फॉलो हो रही है। कौन? ये वाली कंडीशन फॉलो हो रही थी, W1 और W2 का लीनियर सम है और W1 इंटरसेक्शन W2 में मात्र 0 एलिमेंट है। ये दिखाएंगे कि V W1 और W2 का डायरेक्ट सम है। क्या दिखाएंगे? डायरेक्ट सम ये सिद्ध करेंगे। तो V W1 W2 का डायरेक्ट सम है, ये प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखो सफिशिएंट माना W1 इंटरसेक्शन W2, अरे क्या लिखेंगे, W1 इंटरसेक्शन W2 इज इक्वल टू सिंगलटन सेट 0 एंड V W1 और W2 का रेखीय योग है। तब हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि भी W1 और W2 का सरल योग का ये चिन्ह, रेखीय योग का ये चिन्ह, ठीक है ना? क्या करेंगे हम? V का कोई एलिमेंट लें और उसको दिखा दें कि W1 के एक एलिमेंट W2 के एक एलिमेंट के योग के रूप में केवल एक प्रकार से लिखा जा सकता है। इसका मतलब जब अल्फा का V के किसी एलिमेंट का निरूपण अवधि हो जाएगा तभी कहलाएगा V W1 और W2 का सरल योग, जिसको इंग्लिश में डायरेक्ट सम कहते हैं। ठीक है, तो चूंकि क्या लिखोगे, चूंकि V आपको पहले से न पता है कि W1 और W2 का रेखीय योग है, W1 और W2 का रेखीय योग है, ये रेखीय योग। तो यदि अल्फा बिलोंगिंग की, तब अल्फा को लिखा जा सकेगा अल्फा 1 प्लस अल्फा 2, जहाँ अल्फा 1 बिलोंगिंग W1 एवं अल्फा 2 बिलोंगिंग W2। हमें सिद्ध करना है कि अल्फा का यह निरूपण अद्वितीय है। तब हमें सिद्ध करना है कि अल्फा का यह निरूपण अद्वितीय है। अल्फा का यह निरूपण अद्वितीय है। तो माना अल्फा को एक और तरीके से लिखा जा सकता है, अल्फा 1 डैश अल्फा 2 डैश, जहाँ अल्फा 1 डैश बिलोंगिंग W1 एंड अल्फा 2 डैश बिलोंगिंग W। देखो अल्फा
का ये निरूपण अद्वितीय दिखाने के लिए हम क्या मानकर चलते हैं कि अल्फा एक और तरीके से लिखा जा सकता है। हाँ देखो अल्फा सिर्फ एक ही तरीके से लिखा जा सकता है, ये हमें सिद्ध करना है। ये सिद्ध करने के लिए हम मान कर चलते हैं कि अल्फा एक और तरीके से लिखा जा सकता है, और इसको हम ये सिद्ध कर देंगे कि अल्फा वन डैश के बराबर है अल्फा टू डैश के बराबर है। इसका मतलब जो ये है वही ये है, और जो ये है वही ये है। इसका मतलब अल्फा का निरूपण केवल एक ही प्रकार हो जाएगा यदि हम ये सिद्ध करने में कामयाब हो गए कि अल्फा वन का मान अल्फा वन डैश के बराबर है और अल्फा टू का मान अल्फा टू डैश के बराबर है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो एक ही बात है। हाँ जब दोनों बराबर हो जाएंगे, इसके स्थान पे ये इसके बराबर हो जाए, ये इसके बराबर हो जाए, तो अल्फा का यह जो निरूपण अलग टाइप का दिख रहा है रियल में वो यही है। अब अल्फा का निरूपण जब अद्वितीय होगा तभी W1 और W2 का सरल योग हो पाएगा। सरल हो गए योग होने के लिए क्या है, ठीक है, किसी एलिमेंट का निरूपण अद्वितीय होना चाहिए। W1 के एक एलिमेंट है W2 के एक एलिमेंट के योग के रूप में। अगर अद्वितीय रूप नहीं है तो क्या माना जाएगा, रेखीय योग। ठीक है, तो ये दिखाना चाहते हैं कि अल्फा का यह निरूपण अद्वितीय है, तो मान कर चलते हैं कि अल्फा एक और तरीके से लिखा जा सकता है। ठीक है, तो वे वाला तरीका जब इसी के संपाती हो जाएगा, इसका मतलब दोनों एक ही प्रकार हैं, दोनों एक ही प्रकार हैं, अर्थात अल्फा का निरूपण अद्वितीय है। ठीक है, तो क्या करते हैं हम, जब इसको लिख लिए तो इसमें से इसको घटाओ, इसका नाम एक रख लो, इसका नाम दो रख लो। तो क्या करते हैं, अल्फा से अल्फा को घटाते हैं, तो अल्फा माइनस अल्फा, इसका मान क्या है अल्फा वन प्लस अल्फा टू, और माइनस लिख दो अल्फा वन डैश और अल्फा टू डैश, घटा दिए, घटाने से क्या आएगा, शून्य नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। ये क्या होगा अल्फा वन प्लस अल्फा टू माइनस अल्फा वन डैश माइनस अल्फा टू डैश, जीरो बराबर अल्फा वन माइनस अल्फा वन डैश और माइनस अल्फा टू डैश और प्लस अल्फा टू, ऐसे। तो ये क्या होगा, ऊपर लिखते हैं अब, जीरो बराबर अल्फा वन माइनस अल्फा वन डैश, माइनस कॉमन ले लिए तो क्या होगा अल्फा टू डैश माइनस अल्फा टू, ये हुआ। अब इस वाले पद को हम इधर लाते हैं तो माइनस हो जाएगा अल्फा वन माइनस अल्फा वन डैश माइनस अल्फा टू डैश माइनस अल्फा टू, और दोनों पक्षों में माइनस का गुणा, अल्फा वन माइनस अल्फा वन डैश अल्फा टू डैश माइनस अल्फा टू। तो यहाँ अल्फा वन माइनस अल्फा वन डैश बिलोंग इन W1 एंड अल्फा टू डैश माइनस अल्फा टू बिलोंग इन W2। ठीक है, ठीक है सर। अब देखो यहाँ पे ये इक्वेशन हो गया 3। अब अल्फा टू डैश माइनस अल्फा टू बिलोंग इन W2 ना है यहाँ। हाँ देखो इसके स्थान पे हम ये लिख सकते हैं समीकरण 3 से, लिख सकते हैं। तो क्या होगा अल्फा वन माइनस अल्फा वन डैश बिलोंग इन W2 3 से। तो देखो अल्फा वन माइनस अल्फा वन डैश W1 का भी एलिमेंट है और अल्फा वन माइनस अल्फा वन डैश W2 का भी एलिमेंट है। इसका मतलब ये दोनों इंटरसेक्शन के एलिमेंट होंगे, दोनों के एलिमेंट होंगे इंटरसेक्शन में हो जाएंगे। तो अल्फा वन माइनस अल्फा वन डैश बिलोंग इन W1 एंड अल्फा वन माइनस अल्फा वन डैश बिलोंग इन W2। इसका मतलब क्या हुआ अल्फा वन माइनस अल्फा वन डैश बिलोंग इन W1 इंटरसेक्शन W2, दोनों में होंगे। ठीक है, अब अल्फा वन माइनस अल्फा वन डैश W1 इंटरसेक्शन W2 के एलिमेंट है, तो इसके स्थान पे हम समीकरण 3 से क्या लिख सकते हैं अल्फा टू माइनस अल्फा टू डैश माइनस अल्फा टू भी इंटरसेक्शन के एलिमेंट होंगे। इसके स्थान पे ये भी लिखा जा सकता है समीकरण 3 से। तो इम्प्लाइज क्या हुआ अल्फा टू माइनस अल्फा टू डैश माइनस अल्फा टू बिलोंग इन W1 इंटरसेक्शन W2। अब ये दोनों एलिमेंट इंटरसेक्शन के एलिमेंट हैं, ये भी और ये भी, और जबकि हम मान कर चलें कि इंटरसेक्शन में मात्र क्या है 0 एलिमेंट, जबकि हम मान कर चलें हम यह मान कर चले हैं, क्या मान कर चले हैं W1 इंटरसेक्शन W2 में मान
मात्र 0 एलिमेंट है, दोनों के इंटरसेक्शन में मात्र 0 एलिमेंट है। जब 0 एलिमेंट है तो इसका कोई भी एलिमेंट लेंगे तो वो 0 के बराबर ही होगा। तो ये इंटरसेक्शन के एलिमेंट है कि नहीं है, ये भी 0 के बराबर होगा, और ये भी इंटरसेक्शन के एलिमेंट है, ये भी 0 के बराबर होगा। ठीक है, इसलिए अल्फा 1 इंटरसेक्शन अल्फा 2 का ईच एलिमेंट, प्रत्येक अवयव 0 के बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। ये इसका एलिमेंट है कि नहीं है इंटरसेक्शन का, अल्फा 1 माइनस अल्फा 1 डैश इंटरसेक्शन का एलिमेंट है, 0 के बराबर हो गया। अल्फा 2 डैश माइनस अल्फा 2 इज इक्वल टू 0। अल्फा 1 बराबर अल्फा 1 डैश, अल्फा 2 डैश बराबर अल्फा 2, अल्फा 1 बराबर अल्फा 1 डैश, अल्फा 2 बराबर अल्फा 2 डैश, दोनों बराबर हो गए। तो जो हम अल्फा को एक और तरीके से लिखा जा सकता है लिखे थे, तो वे क्या हो गया, वही हो गया। अल्फा बराबर हम क्या माने थे, अल्फा 1 डैश अल्फा 2 डैश माने थे कि नहीं माने थे। तो अल्फा 1 डैश के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, अल्फा 1, अल्फा 2 डैश के स्थान पे अल्फा 2। तो अल्फा का निरूपण पहले से आपको पता था कि अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 है, और एक अल्फा का निरूपण हम ये वाला मान लें तो ये वाला इसी में बदल गया। ठीक है, यही ना, अल्फा का निरूपण अद्वितीय है दिखाना था, और मान कर चले कि अल्फा एक और तरीके से लिखा जा सकता है, इस तरीके से। तो अल्फा 1 डैश की वैल्यू अल्फा 1 के बराबर हम सिद्ध कर दिए, अल्फा 2 डैश की वैल्यू अल्फा 2 के बराबर सिद्ध कर दिए। इसका मतलब जो दूसरा प्रकार माने थे वो पहले वाले प्रकार जैसे हो गया। ठीक है, अतः अल्फा का निरूपण अद्वितीय है, अतः अल्फा का निरूपण अद्वितीय, अल्फा का निरूपण अद्वितीय है, अतः भी W1 व W2 का सरल योग है। डायरेक्ट सम अर्थात V इज इक्वल टू W1 और W2 अंडर दिस प्लस अंडर दिस सर्किट, अतः प्रतिबंध पर्याप्त, अतः प्रतिबंध पर्याप्त, अतः प्रतिबंध पर्याप्त। लिख लिया था ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम हमेशा आती है ये। अगली थ्योरम अब देखो एक और शब्द आता है नया, लीनियर स्पॉन, एक घात विस्तृति, एक घात विस्तृति, एक घात विस्तृति, इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर स्पॉन, लीनियर स्पॉन, लीनियर स्पॉन, एक घात विस्तृति या रेखीय विस्तृति परिभाषा। माना, इसकी डेफिनेशन देखो, माना VF फील्ड F पर एक सदिश समष्टि है, फील्ड F पर एक सदिश समष्टि है तथा यस VF का अरिक्त उपसमुच्चय है, अरिक्त उपसमुच्चय है। तो यस के लीनियर स्पान को, अब यस की लीनियर
एल लिख लेते हैं ब्रैकेट के अंदर एस, एल ऑफ एस से डिनोट करते हैं, एवं निम्नानुसार परिभाषित करते हैं, निम्नानुसार परिभाषित करते हैं। कैसे? लीनियर स्पान ऑफ एस इज इक्वल टू A1 अल्फा 1 A2 अल्फा 2 डैश डैश AN अल्फा n सच दैट A1 A2 डैश डैश AN बिलोंगिंग इन अल्फा 1 अल्फा 2 डैश डैश अल्फा n बिलोंगिंग इन S। ये तो क्या करोगे? V ऑफ फील्ड या पर एक सदिश समष्टि है, S V का एक है और एक तो समुच्चय है। तो S के परिमित अवयवों का एक घात संचय, परिमित अवयवों का एक घात संचय। परिमित अवयव की गिनती में संख्या ले लो, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n गिनती में, अनगिनत एलिमेंट नहीं है। तो परिमित अवयवों का एक घात संचय कहलाएगा लीनियर स्पान ऑफ S। इसको एल ऑफ एस से डिनोट करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो S के दो एलिमेंट ले लिए A1 और A2, ठीक है। तो इसको S के लीनियर स्पान ऑफ S के एलिमेंट क्या होंगे? S के एलिमेंट मान लो अल्फा 1 अल्फा 2 है, लीनियर स्पान ऑफ S के एलिमेंट होंगे A अल्फा 1 A1 अल्फा 1 A2 अल्फा 2 ऐसे, ठीक है। यदि S के एलिमेंट क्या है? अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, लीनियर स्पान ऑफ S के एलिमेंट कैसे होंगे? A1 अल्फा 1 A2 अल्फा 2 A3 अल्फा 3, ठीक है। S के फाइनाइट एलिमेंट का लीनियर कॉम्बिनेशन, फाइनाइट एलिमेंट का लीनियर कॉम्बिनेशन का सेट लीनियर स्पान ऑफ S कहलाता है। इसको एल ऑफ एस से डिनोट करते हैं। तो ये अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n S के परिमित है, S के एलिमेंट है, S को समुच्चय है DF का। तो S के फाइनाइट एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन का सेट क्या कहलाता है? लीनियर स्पान ऑफ S। S के फाइनाइट एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन का सेट, S के फाइनाइट एलिमेंट के, S के परिमित संख्या में एलिमेंट लेकर उनका एक घात संचय लिख दो तो क्या कहलाएगा? S की एक घात विस्तृति कहलाएगा, S की एक घात विस्तृति कहलाएगा। S का एक एलिमेंट ले ली, मान लो अल्फा 1, तो अल्फा 1 को लिखा तो जा सकता है 1 इंटू अल्फा 1 फील्ड का एलिमेंट, ठीक है। परिमित अवयवों का एक घात संचय अल्फा 1 भी तो हुआ, परिमित अवयवों का एक घात संचय। यदि मान लो अल्फा 1 बराबर क्या है? x इंटू अल्फा 2 और y इंटू अल्फा 3, तो ये भी क्या है? अल्फा 2 अल्फा 3 मान लो S के एलिमेंट है, तो S के एलिमेंट के फाइनाइट एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन है ये, ठीक है। वही कहता V ऑफ फील्ड F पर एक सदिश समष्टि S V का एक और एक तो समुच्चय है, तब S के लीनियर स्पान एक घात विस्तृति को एल ऑफ एस से डिनोट करते हैं, A1 अनुसार परिभाषित करते हैं। लीनियर स्पान ऑफ S बराबर A1 अल्फा 1 A2 अल्फा 2 A3 अल्फा 3 AN अल्फा n सच दैट A1 A2 AN बिलोंग इन F, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n बिलोंग इन S, ठीक है ना। अर्थात S के परिमित अवयवों का एक घात संचय लीनियर स्पान ऑफ S कहलाता है। अर्थात S के परिमित अवयवों का एक घात संचय, एक घात संचय लीनियर स्पान ऑफ S कहलाता है। लीनियर स्पान ऑफ S कहलाता है, लीनियर स्पान ऑफ S कहलाता है, जिसे एल ऑफ एस से डिनोट करते हैं। ठीक है ना। ऊपर भी लिखे थे, हाँ नोट करते हैं, नीचे भी लिख दिए, लिख लिया था ना। अब इस पर आधारित थ्योरम
थ्योरम देखो आप इस पर। किसी वेक्टर स्पेस VF के किसी सदिश समष्टि VF के किसी अरिक्त समुच्चय S की के किसी अरिक्त उपसमुच्चय S की एक घात विस्तृति लीनियर स्पान V का एक उप समष्टि होता है। VF का एक सदिश उप समष्टि होता है। सदिश उप समष्टि होता है, एक सदिश उप समष्टि होता है जो S द्वारा जनित होती है, जो S द्वारा जनित होती है, अर्थात लीनियर स्पान ऑफ S इज इक्वल टू सिंगलटन सदिश। इसी थ्योरम को ऐसे भी पूछा गया कई साल। और यदि S सबसेट VF तो लीनियर स्पान ऑफ S स्पेस VF की S को कंटेन करने वाली सबसे छोटी वेक्टर सब स्पेस होती है। तो लीनियर स्पान ऑफ S को अंतर्विष्ट करने वाली सबसे छोटी सदिश उप समष्टि होती है। सबसे छोटी S को अंतर्विष्ट करने वाली सबसे छोटी सदिश उप समष्टि होती है। देखो लीनियर स्पान ऑफ S क्या होता है, सबसे छोटा वेक्टर सब स्पेस होता है VF का। इससे छोटा कोई दूसरा वेक्टर सब स्पेस नहीं बनेगा, कोई दूसरा सब स्पेस S को कंटेन करने वाला, यानी लीनियर स्पान ऑफ S में S समाहित रहेगा, S के पूरे एलिमेंट सम्मिलित रहेंगे इसमें। और ये छोटा होगा, सबसे छोटा वेक्टर सब स्पेस होगा, ठीक है। S को कंटेन करने वाला कोई दूसरा वेक्टर स्पेस F मान भी लेते हैं तो F सुपर सेट प्रूव हो जाएगा लीनियर स्पान ऑफ S का। तो ये सुपर सेट प्रूव हो जाएगा, इसका मतलब लीनियर स्पान ऑफ S सबसे छोटी है, ठीक है। तो पहले तो हम ये सिद्ध करेंगे कि लीनियर स्पान ऑफ S वेक्टर सब स्पेस है तो क्या दिखाना पड़ेगा, जिसको वेक्टर सब स्पेस दिखाना हो, जैसे आपको VF सदिश समष्टि है, W इसका अरिक्त समुच्चय है, और इसको वेक्टर सब स्पेस प्रूव करना है। तो इसके दो एलिमेंट लेते हैं, अल्फा बीटा बिलोंग इन W और दो फील्ड के एलिमेंट A B बिलोंग इन F। तो क्या दिखा दें, A अल्फा B बीटा बिलोंग इन W दिखा दें, ये वेक्टर सब स्पेस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ W के स्थान पे काम कौन कर रहा है, लीनियर स्पान ऑफ S। अब इसको वेक्टर सब स्पेस प्रूव करना, इसके दो एलिमेंट लेंगे अल्फा और बीटा, दो फील्ड के एलिमेंट लेंगे और ये दिखाएंगे A अल्फा B बीटा बिलोंग इन क्या लीनियर स्पान ऑफ S। इसका मतलब क्या होगा, लीनियर स्पान ऑफ S सदिश उप समष्टि है। और सबसे छोटा सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे, ये S को कंटेन करने वाली सबसे छोटी वेक्टर सब स्पेस है। तो हम सबसे छोटा सिद्ध करने के लिए हम क्या मान के चलें कि S को कंटेन करने वाला W एक और वेक्टर सब स्पेस है। यदि हम ये प्रमाणित कर दें कि W लीनियर स्पान F से बड़ा है तो इसका मतलब लीनियर स्पान S ही सबसे छोटा होगा वेक्टर सब स्पेस। ये बहुत तर्क है तो इसको अभी याद नहीं बताते हैं, कल पढ़ाएंगे और पेपर बता देते हैं, ठीक है। क्योंकि कठिन नहीं है पर थोड़ा तर्क ज़्यादा है, तर्क वाला क्वेश्चन हो चुका।
अब इसको थर्ड पेपर को बताइए कि सेकंड पेपर का कितने बजे 10-16 हो गया। ये देखो 5 मिनट बाद पढ़ाते हैं ताकि माहौल थोड़ा चेंज हो जाए। फिर दोनों को एक थ्योरम उसका बताएंगे इन रियल एनालिसिस का, एक इसका।